हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान अकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है फ्रांस की क्रांति, यानी कि एक ऐसी क्रांति जिसने पूरे विश्व को एक नया नारा दिया, जिसे हम समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के नाम से जानते हैं। कई देशों ने अपने संविधान में इसे जोड़ा भी है। और इस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति ने एक अभूतपूर्व तरीके से जो पूरे विश्व को दिया है वो और किसी क्रांति ने नहीं दिया। आखिर फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई, क्यों हुई और कितने चरणों में चली, और आखिर फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव को देखते हुए फ्रांसीसी क्रांति से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस किस एग्जामों में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे एग्जाम हैं जो कि पीएससी लेवल पर होते हैं, स्टेट लेवल पर होते हैं, टीचिंग के एग्जाम हैं जैसे एमपी टेट वगैरह के एग्जाम हैं, इनमें भी इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति क्या है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात की जाए तो फ्रांसीसी क्रांति अपने एक महत्वपूर्ण चरण को लेकर चलती है, जो समय समय पर जो है वो कई लोगों के हाथ में आती है। और इस तरीके से अपने अपने तरीके से लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति को मोड़ने का भी प्रयास किया है। ये हमारी उड़ान शिक्षा ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न एग्जामों की तैयारी जो करने वाले विद्यार्थी हैं उनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जिससे वो अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति आखिर क्यों हुई, कैसे हुई, इन सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात की जाए तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो बेसिकली आधुनिक विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इस क्रांति का समय है 1789, जो कि फ्रांस में हुई। और 1789 में फ्रांस में होने के पीछे इस क्रांति का काम क्या था। ये जो क्रांति है, इस क्रांति का प्रारंभ जो है वो 14 जुलाई 1789 में हुआ। 14 जुलाई 1789 में बास्तिल का एक किला है, और इस बास्तिल के किले को क्रांति के सिंबल के रूप में जाना जाता था। और बास्तिल के किले पर जो है जनता ने आक्रमण कर दिया, और बास्तिल के किले को जब तोड़ दिया गया तो इसी को जब तोड़ा गया तो ये जो समय था इसे ही 14 जुलाई 1789 में किया गया। और इस तरह के बास्तिल के किले को ध्वस्त करते हुए क्रांति को प्रारंभ कर दिया गया। 1799 में जब नेपोलियन बोनापार्ट ने इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बागडोर अपने हाथों में ले ली, तब जाके ये क्रांति समाप्त हो गई। और फ्रांस की क्रांति का जो अगला चरण है, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जाना जाता है, वो 1799 में चालू हुआ। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में प्रारंभ तो हुई बास्तिल के किले को पतन के साथ ही, और जो 1799 तक नेपोलियन बोनापार्ट के सत्ता में आने तक चलती रही। और फिर इस तरह क्रांति जो है अपने एक नए चरण में जाएगी, जिसको हम बाद में देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति को जो सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा दी है वो दी है अमेरिका की स्वतंत्रता के संग्राम में, यानी कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो 1746 में मतलब 1776 में प्रारंभ हुआ। अगर हम इस संग्राम की बात करें तो अमेरिका जो है वो मुख्य रूप से कितने उपनिवेशों में बटा हुआ था, उसमें 13 उपनिवेश थे। और यहाँ पर ब्रिटेन जो है वो इन उपनिवेशों पर अपना अधिकार जमाया हुआ था, जिसके तरीके से अमेरिका पर उसने बहुत सारे टैक्सेस लगा चुके थे। यानी कि बहुत सारे कर जो हैं वो अमेरिका की जनता पर लगा हुआ था, जिस कर की मार अमेरिका की जनता जो है वो लंबे समय तक झेलती आ रही थी। लेकिन 1776 में अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब अमेरिका के लोगों ने विद्रोह किया तो इसी स्वतंत्रता में फ्रांस ने जो है वो अमेरिका के लोगों का साथ दिया, और अमेरिका का साथ देने के लिए फ्रांसीसी सेनाएं भी जो हैं वो अमेरिका में भेजी गई। और इस तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस दोनों यूरोप में एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए फ्रांस जो है उसने ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिका का साथ दिया, और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सेना भेजकर उसने बहुत अधिक मात्रा में जो है वो लोगों से, यहाँ की जनता, व्यापारियों से या अन्य देशों से बहुत अधिक मात्रा में धन उधार लिया, और इस धन को उधार लेकर उसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लगा दिया। वो ये जानता था कि जब अमेरिका स्वतंत्र होगा तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने ही अमेरिका को दी है। जो अब अमेरिका का 100 वर्ष स्वतंत्रता के पूरा हो गए थे, तब फ्रांस ने ही इसको अमेरिका को दिया था। अगर देखा जाए तो इसके लिए मुख्य रूप से अमेरिका की क्रांति जो है वही सबसे महत्वपूर्ण रही, और अमेरिका की क्रांति ने ही फ्रांस की क्रांति का आधार तैयार कर दिया।
फ्रांस की क्रांति होने के पीछे कई विचारकों ने भी अपने अपने योगदान दिए, और इन विचारकों की अगर बात की जाए तो इन विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण है रूसो। रूसो की अगर बात की जाए तो उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया, और उसका यह मानना था कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं। यानी रूसो का यह कहना था कि राजा को सदैव जनता की भलाई करनी चाहिए, और भलाई करते हुए ही जनता को जितना हो सके राजा के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि जनता ही राजा का निर्माण करती है, ना कि राजा जनता का निर्माण करता है। और इस तरह सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत जो है वो रूसो के द्वारा दिया गया। मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू की बात की जाए तो उसने शक्ति के विभाजन का सिद्धांत दिया। उसने ये कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर देना चाहिए, और इस तरह तीनों अंगों को अलग अलग करते हुए इन्हें अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। वोल्टेयर की बात करते हैं तो ये भी रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर, ये तीनों रूसी फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए हैं। वोल्टेयर ने भी धार्मिक सहिष्णुता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन दिया, और उसका यह मानना था कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से पैदा होता है और उसे स्वतंत्र रूप से जो है का समर्थन करना चाहिए। इसलिए उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है नारा दिया वोल्टेयर ने, और इस तरह रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर इन तीनों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आधार बनाया। सामाजिक अनुबंध रूसो का है, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के विभाजन की बात कही, और वोल्टेयर ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया था, जो रूसो ने भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही थी। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख नेताओं की अगर बात की जाए तो रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू इन सभी ने विचारों का आधार प्रदान करते हुए फ्रांस की क्रांति में अपना योगदान दिया। रोबस्पियर, दातो, मिराबो और मरात ये क्रांति के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने समय समय पर अपने हाथों में जो ली और एक नारा दिया फ्रांस की क्रांति ने, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का। और इस तरीके से एक फ्रांसीसी क्रांति हुई, और इस फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे विश्व को जो है एक नई पहचान दे दी। फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात की जाए तो फ्रांसीसी क्रांति के पीछे होने का जो सबसे मेन कारण था वो था उसका सोशल डिवीजन। अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति 3 पार्ट में बड़ी हुई थी। पहला, एक ऐसा वर्ग था जिसमें कि उच्च वर्ग के लोग आते थे, यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें 3 कैटेगरी में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में बटी हुई थी। अब हम इसको देखते हैं कैसा होता था फर्स्ट स्टेट। देखो, प्रथम स्टेट की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से पादरी वर्ग आते थे, चर्च से जुड़े हुए थे ये पादरी, और पादरी ही अपने अनुसार चर्च के नियमों को थोपते थे, और इस तरीके से इन पादरियों की जनसंख्या जो थी वो कम थी, जो मात्र 1% थी, लेकिन इनके विशेषाधिकार असीमित थे, और फ्रांस में चर्च का प्रभाव इतना ज्यादा था कि पादरी जो है वो राजा को भी कंट्रोल में रखता था, राजा को भी चर्च का प्रभाव दिखाया जाता था और चर्च के नाम से डराया जाता था। इसलिए पादरी वर्ग जो है वो फर्स्ट स्टेट का था, सबसे कम जनसंख्या थी उसकी, लेकिन जहां अधिकारों की बात आती है पादरियों के पास सबसे ज्यादा अधिकार हुआ करते थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनके पास अधिकार तो थे सबसे ज्यादा, लेकिन ये कर की अदायगी नहीं करते थे। यानी कि बहुत सारी जमीन पादरियों ने अपने नाम कर रखी थी, चर्च के नाम कर रखी थी, लेकिन जहां कर देने की बारी आती थी तो पादरी किसी भी प्रकार का कोई भी कर अदा नहीं करता था। द्वितीय स्टेट की बात करते हैं, इसमें कुलीन वर्ग आते थे, जो राजा के दरबार में, सेना में, प्रशासन में जुड़े हुए उच्च पद पर आसीन लोग हुआ करते थे, और ये भी किसी भी प्रकार का कर नहीं देते थे, और जीवन में इनका सिर्फ एक ही काम था, इंजॉयमेंट। और ये दिन भर विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, शराब पीते थे, इंजॉय करते थे, नाइट जो है इनकी चलती थी बेहतरीन, मतलब कि इनको ऐशो आराम में कोई कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां भी उनसे टैक्स मांगोगे वो विद्रोह कर देंगे। और इस तरह ऊपर के दोनों वर्गों को टैक्स पे नहीं करना था। अब आता तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण जिसमें किसान, श्रमिक, व्यापारी, बुद्धिजीवी वर्ग थे। ये पूरे फ्रांस की जनसंख्या का 98% था, और जमीन भी इनके पास कम थी, लेकिन जहां टैक्स की बात आती थी तो ज्यादातर यही लोग जो है वो कर देते थे, और कर देने के कारण जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, जिसमें बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट हैं, कोर्ट ऑफिसर के हैं, लॉयर्स हैं, ठीक है ना, इसके अलावा जो कृषक वर्ग हैं, स्मॉल जो हैं, लैंड लेबर हैं, और ये सारे वर्ग जो थे इनको किसी भी प्रकार का कोई भी कर जो है छूट नहीं मिलती थी, इनको
कर देना पड़ता था, जमीन भी इनके पास नहीं थी, यानी कि ऊपर के दोनों वर्णों को सुविधाएं थी पर कर में छूट थी, और तृतीय वर्ण जो था उनको जो है वो कर देना पड़ता था। और इस तरह इस कर की अदायगी के कारण तीसरा वर्ण आर्थिक संकट से गुजर रहा था। आर्थिक संकट की जहां पर बात करते हैं तो इस समय राजा हुआ लुई 16, और लुई 16 इस समय शासन कर रहा था। लुई 16 की पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था मेरी एंटोइनेट, यानी कि मेरी एंटोवाइन जो है उसका नाम था। और मेरी जो थी वो बहुत ही खर्चीली थी। जब उससे पूछा जाता था कि जनता भूख के मारे मर रही है और जनता जो है वो खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो एक राजघराने की महिला थी, ऑस्ट्रिया से उसका संबंध था, और राजकुमारी होने के नाते उसने गरीबी कभी देखी नहीं थी। और जब कोई उनसे पूछता था कि भैया भोजन नहीं है, जनता के पास भूख से मर रही है, तो मेरी का कहना था अगर वो भूख से मर रही है तो केक खा ले, यानी कि केक खा ले और अपनी भूख मिटा दे। यानी उसको ये भी नहीं पता था कि उनके पास जो है केक तो छोड़ो, रोटी तक के पैसे नहीं थे, वो केक कहां से खा लेंगे। और इस तरह मेरी जो है उसको बहुत खर्चीले करने की आदत थी, बहुत पैसा वो खर्च करती थी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की भागीदारी ने देश पर इतना कर्ज चढ़ा दिया था कि लगभग 2 बिलियन लीव का कर्ज फ्रांस के ऊपर चढ़ चुका था, और अमेरिका स्वतंत्र हो चुका था ब्रिटेन से। लेकिन फ्रांस की हालत इससे दयनीय हो गई, क्योंकि उसने युद्ध तो अमेरिका ने जीत लिया, लेकिन फ्रांस को बहुत ज्यादा पैसा खर्च इसमें करना पड़ा। तीसरा कारण था खराब फसल हो चुकी थी, अनाज और रोटी की कीमतें बहुत बढ़ चुकी थी, और आम लोग भूखमरी और गरीबी के कारण जो है वो दुखी हो चुके थे। सरकार खर्च चलाने के लिए नए प्रकार के कर लगाना चाहती थी, और इस तरह नए करों से वो लोगों को राहत दिलाना चाहती थी। लेकिन जब कर लगाने की बारी आई तो पादरी यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों ने यानी कुलीन वर्ग ने इसका विरोध किया कि वो किसी भी प्रकार की कर की अदायगी नहीं करेंगे। यहां पर तीसरा स्टेट भूखमरी से मर रहा है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट अपने विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है, वो किसी भी प्रकार का कर देने को तैयार नहीं है। और जब वो अपने किसी भी प्रकार का कर देने को तैयार नहीं है तो इसकी वजह से विरोध बढ़ने लगा, और 1788 में आके भयंकर सूखा पड़ा, और इस सूखे की वजह से अनाज की भारी कमी हो गई, महंगाई बढ़ने लगी, रोटी के दाम बढ़ने लगे, और रोटी के दाम इतने बढ़ गए कि जनता भूख के मारे मरने लगी। और जब ये जनता भूख के मारे मरने लगी तो फ्रांसीसी क्रांति ने एक ऐसा सामाजिक और आर्थिक आधार तैयार कर दिया, जिस सामाजिक आर्थिक जो आधार है उसने फ्रांस की क्रांति को प्रारंभ करने की शुरुआत कर दी। महिलाएं भी इस समय अपनी भूमिकाएं निभा रही थी, और महिलाओं ने जब रोटी की मांग करते हुए वर्साय की ओर यानी अक्टूबर 1789 में एक जुलूस निकाला, और जुलूस निकालते हुए हजारों महिलाएं सड़कों पे आ गईं, और इन महिलाओं ने कहा कि हमें रोटी दो, और वो रोटी की मांग करते हुए वर्साय के सड़कों पे चल रही थी। तब जाकर राजा को वर्साय का किला छोड़ना पड़ा, और छोड़कर उसे पेरिस भागना पड़ा। और इस तरह महिलाओं ने भी इस क्रांति में जोर तोड़ से भाग लिया, और महिलाओं के अधिकारों की मांग भी इस समय उठने लगी। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई तो महिलाओं को अधिकार देने की बात तो कही गई, लेकिन इनके अधिकारों को दबा दिया गया। सामाजिक आर्थिक आधार तैयार हो चुका था, अब होनी थी क्रांति, और क्रांति के 4 चरण तैयार हुए। पहला चरण हुआ 1789 से 1791, जिसे संवैधानिक राजतंत्र के समय का होगा। 1792 से 1794 राजतंत्र का अंत होगा, गणराज्य स्थापित होगा, लेकिन गणराज्य रॉबस्पियर के हाथों में आएगा, और रॉबस्पियर 40,000 लोगों को मौत के घाट उतार के आतंक का राज स्थापित करेगा। 1794 में रॉबस्पियर को गिलेटिन पर चढ़ा दिया जाएगा, और 1795 से 1799 तक डायरेक्टरी का शासन चालू होगा, जिसमें नेपोलियन भी एक सैनिक पद से उभरता हुआ डायरेक्टरी के पद पर जाएगा, और 1799 से लेकर 1804 तक नेपोलियन के उदय का कारण होगा, और 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बन जाएगा। और इस तरीके से ये क्रांति के 4 चरण चालू होंगे, और इन क्रांति के 4 चरणों के आधार पर जो है क्रांति आगे बढ़ेगी। इस क्रांति की अगर बात की जाए तो इस समय क्रांति की कई घटनाएं हुई। हम इसे संवैधानिक राजतंत्र यानी कि पहली घटनाओं के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं। 1789 से 1791 के बीच में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कैसे हुई? पहली चीज, स्टेट जनरल का सेशन 1789 में बुलाया गया।
इस समय फ्रांस आर्थिक संकट से गुजर रहा था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। खराब फसल हो चुकी थी, जनता रोटी की मांग कर रही थी, और जनता में जो तृतीय स्टेट था वो हमेशा ये मांग कर रहा था कि जनता को इस भुखमरी, इस परेशानियों से इजाद दिलाई जाए, और इसके लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाए। स्टेट जनरल की बैठक पहले जो पिछली बार बुलाई गई थी वो 1914 में बुलाई गई थी, और 1914 के बाद स्टेट जनरल की कोई भी बैठक जो है वो अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया था। 1789 में स्टेट जनरल की अधिवेशन को बुलाए जाने का निर्णय लिया गया और इसका अधिवेशन बुलाया गया। जब इसका अधिवेशन बुलाया गया तो मतदान के तरीके को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, और विवाद उत्पन्न होने के बाद जो तीसरे स्टेट के लोग थे उनके प्रतिनिधियों ने खुद जो है स्टेट जनरल के अंदर जो मतदान को लेकर विवाद चल रहा था वहां से वो निकल गए, और निकलकर उन्होंने नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी। और इस तरह नेशनल असेंबली की घोषणा तृतीय स्टेट ने की, जिसे राष्ट्रीय सभा के नाम से जाना गया। और स्टेट जनरल ने साफ कह दिया कि वो एक राष्ट्रीय सभा की स्थापना करने वाले हैं, और राजा से वो उम्मीद करते हैं कि राजा उसके राष्ट्रीय सभा का समर्थन कर दे। स्टेट जनरल के जो लोग थे, यानी कि राष्ट्रीय सभा के जो लोग थे, यानी नेशनल असेंबली के जो तृतीय स्टेट के लोग थे, वो जब नेशनल असेंबली के लिए जब राष्ट्रीय सभा का बैठक बुलाने के लिए गए तो देखा वहां पे ताला लगा हुआ था स्टेट जनरल की बैठक में। तब वहीं पर बगल में टेनिस कोर्ट था, और टेनिस कोर्ट में वो लोग इकट्ठा हो गए, और टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होने के बाद 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली के मेंबरों ने टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होकर वहां पर एक शपथ ग्रहण की, और शपथ ग्रहण करते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया, यदि फ्रांस का नया संविधान नहीं बनाया गया तब तक टेनिस कोर्ट में हम ये शपथ लेते हैं कि हम यहां से तब तक नहीं उठेंगे जब तक एक संविधान बनकर तैयार ना हो जाए। और इस तरह नेशनल असेंबली के सदस्यों ने टेनिस कोर्ट में संविधान के निर्माण को लेकर एक शपथ ग्रहण कर ली, और यह घटना होगी 20 जून 1789 को। राजा जो है वो संविधान का निर्माण करने के लिए तैयार था, लेकिन उच्च वर्ग और पादरी वर्ग किसी भी प्रकार से अपने विशेषाधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते थे। जब नेशनल असेंबली के सदस्यों को लगा कि अब जो है उच्च वर्ग और पादरी वर्ग जब अपने विशेषाधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तब पेरिस की भीड़ सड़कों पर उतर आई, और पेरिस की भीड़ जब सड़कों पर उतर आई तो पेरिस की भीड़ ने जो है जब ये पता चला कि बास्टिल का एक किला है और वहां पर फ्रांस की सरकार ने हथियार छुपा के रखे हैं, जो भीड़ की जनता को ही दूर दराज करने के लिए, उनको मारने के लिए वो प्रयोग करने वाला है, इसलिए जनता क्रोधित हो गई, और जनता ने 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ ने बास्टिल के किले पर हमला कर दिया। और जब बास्टिल के किले पर हमला कर दिया तो इसी घटना ने निरंकुश शासन के अंत की पहली ईंट स्थापित कर दी। और इस तरह 14 जुलाई को जिस दिन बास्टिल के किले का पतन हुआ, उसी दिन को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया, और इस तरह फ्रांस को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया 14 जुलाई 1789। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। टेनिस कोर्ट की शपथ होगी 20 जून 1789 को, इसके विरोध में बास्टिल के किले का पतन होगा 14 जुलाई 1789 को, और इस तरीके से बास्टिल के किले के पतन के बाद निरंकुश शासन का अंत होगा। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा होगी, ह्यूमन राइट घोषित किए जाएंगे, और अगस्त 79 में नेशनल असेंबली जो है वो एक घोषणा करते हुए नागरिकों को मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा की मान्यता दे देगा, और इस तरह नेशनल असेंबली के द्वारा जनता को वो अधिकार दिए जाएंगे जिसकी वो एक लंबे समय से मांग कर रही थी। राजतंत्र का अंत होगा 1791 से लेकर 1792 का अगला चरण चालू होगा, और इस क्रम में फ्रांस का जो शासक है वो है लुई 16। वो भागने में जो है कामयाब होगा, लेकिन उसे जनता देख लेगी और जनता उसे पकड़ लेगी, और फिर उसे पकड़कर वापस लाया जाएगा। जनता का विश्वास टूट चुका था, नारे लग रहे थे कि राजा गद्दार है और राजा को गिलेटिन पे चढ़ा दिया जाए। राजशाही का अंत करते हुए 1792 में फ्रांस को गणतंत्र से मुक्ति मिल गई और एक गणराज्य घोषित
कर दिया गया। और इस तरह 1792 में राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा को गिरफ्तार करके उसकी रानी के साथ जेल में डाल दिया गया। और इसके तहत फ्रांस की सरकार ने, जो नेशनल असेंबली के रूप में स्थापित हुई थी, उसने साफ साफ कह दिया कि अब राजतंत्र का अंत हो गया है, राजशाही का अंत हो गया है और गणतंत्र स्थापित होगा। राजा रानी जेल में जा चुके थे। नेशनल असेंबली पूरे फ्रांस की क्रांति को चला रही थी। इसी क्रम में फ्रांस की क्रांति की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ गई जिसने के आतंक का राज स्थापित कर दिया। उसने लोगों को गिलिटीन पे चलाना चालू किया। यह गिलिटीन यानी कि एक ब्लेड होती थी। इस ब्लेड में किसी भी व्यक्ति को जो दोषी पाया जाता था, बीच चौराहे पर जब भीड़ जो इकट्ठा होती थी, वहीं उस व्यक्ति को यहां रखा जाता था, ब्लेड को छोड़ा जाता था, ब्लेड गिरती थी और व्यक्ति का सर धड़ से अलग हो जाता था। यह था गिलिटीन। इस गिलिटीन में चौराहे पर इतने लोगों को मौत के घाट उतारा गया कि पूरी फ्रांस की सड़कें दिन भर खून से लथपथ पाई जाती थी। 1793 से लेकर 1794 का समय आतंक का काल माना गया और इस खूनी दौर को शामिल किया और जिसने निभाया वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और रॉबेस्पियर ने इस क्रांति की बागडोर अपने हाथों में ले ली। जो भी उसके विरोध में आकर खड़ा होता था उसे वो गिलेटीन पर चढ़ा देता था और इस तरीके से लगभग 40,000 लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। लुई 16 को पकड़ा गया और लुई 16 को 21 जनवरी 1793 में गिलेटीन पर चढ़ा दिया गया। राजा का अंत हो गया। राजा को मौत के घाट उतार दिया गया। राजतंत्र का अंत 1792 में ही कर दिया गया था। रानी मैरी एंटोइनेट को भी 16 अक्टूबर 1793 को मार दिया गया और इस तरह राजा और रानी दोनों का अंत हो गया। फ्रांस अब राजशाही की जगह गणतंत्रवादी हो गया। रॉबेस्पियर के बढ़ते हुए आतंक को देखते हुए जनता ने विद्रोह कर दिया और इस तरह जो रॉबेस्पियर के विरोधी थे उन्होंने गुट बनाया और फिर रॉबेस्पियर को भी मौका देखकर 1794 में उसका भी अंत कर दिया। और इस तरह आतंक का राज जो एक साल चला रॉबेस्पियर के नेतृत्व में, जिसने कि एक जैकोबियन क्लब भी बना रखा था, उसी क्लब के तहत ये अपने आतंक को राज को चलाता था और इस तरह रॉबेस्पियर का भी अंत हो गया। क्रांति का नया कैलेंडर 1793 में तैयार किया गया। सप्ताह में 10 दिन रखे गए, हर महीने में 30 दिन रखे गए। रविवार, धार्मिक त्योहार, ईसाई परंपराओं को हटाने की कोशिश की गई और इसी क्रांति के तहत महीनों के नाम भी प्रकृति के आधार पर रखे गए, जैसे अंगूर की फसल का महीना हो, कोहरा हो, गर्मी का महीना हो, और इसके आधार पर जो है महीनों के नाम रखे गए। गिलेटिन एक धातु ब्लेड के से सिर काटने की एक मशीन होती थी। यह ब्लेड लगा होता था, व्यक्ति को यहां रखा जाता था, ब्लेड गिरती थी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी और इस तरह न्याय के उपकरण के रूप में इसे स्थापित किया गया। लाखों लोगों को इसके तहत मारा गया और राजा रानी की मृत्यु भी इसी गिलेटिन के तहत की गई। फ्रांस की क्रांति अभूतपूर्व प्रगति को प्राप्त कर रही थी, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति 1795 और 1799 में एक और सदस्य क्रांति चरण चालू हुआ जिसे डायरेक्टरी का शासन कहा जाता है। 5 सदस्यों की एक कार्यपालिका बनाई गई जिसमें कि भ्रष्टाचार और अस्थिरता को रोकने का प्रयास किया गया और भ्रष्टाचार और अस्थिरता को रोकने के लिए 5 मेंबरों की डायरेक्टरी बनाई गई जिससे 1795 से लेकर 1799 तक शासन संभाला। अराजकता और अशांति के कारण ही नेपोलियन को सत्ता में आने का मौका मिल गया और जनता को प्रभावित करते हुए नेपोलियन जो कि सामान्य सैनिक पद से खड़ा हुआ था, इन 5 मेंबरों में से एक मेंबर बन गया नेपोलियन अपनी प्रतिभा के बल पर और इस तरह नेपोलियन ने पूरी बागडोर अपने हाथों में ले ली। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो गया 1799 में। क्रांति को उसने अंत कर दिया और सैन्य कमांडर के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और इस तरह खुद को उसने एक सम्राट घोषित कर दिया 1804 में। इस तरह नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों में आ गई फ्रांसीसी क्रांति। इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया जैसे देशों ने फ्रांसीसी क्रांति को खतरे के रूप में देखा। फ्रांस के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया इन देशों ने और जब इन सभी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया तो नेपोलियन ने जनता को, वहां के कमांडरों को अपने पक्ष में लेते हुए इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, पर्शिया जब
फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रहे थे तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और इस तरह अमेरिका ने, कुछ लोगों ने समर्थन दिया और कुछ लोगों ने इसकी निंदा भी की, लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस का महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए अमेरिका खुलकर सामने नहीं आया। फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम निकले, अगर हम इसकी बात करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति में राजशाही का अंत हो गया, एक गणतंत्र की स्थापना हुई, सामंतवाद का खत्म हो गए, पादरी और कुलीनों के विशेषाधिकारों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रीय पहचान मिली, एकता मिली, लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार हुआ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया जो पूरे दुनिया में फैला, जिससे अन्य देशों को भी लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए प्रेरित कर दिया। कानूनी सुधार किए गए, नेपोलियन के द्वारा नेपोलियन कोड लाया गया जिसमें नागरिकों की समानता स्थापित करते हुए उन्हें अधिकार दिए गए। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर क्रांति ने चर्च की शक्ति को कम कर दिया और राज्य को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया। माप तोल की दशमलव प्रणाली अपनाई गई, लीटर मीटर में इसे अपनाया गया और इस तरह फ्रांसीसी क्रांति ने कई अभूतपूर्व परिवर्तन लेकर आया। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अगर हम नेपोलियन बोनापार्ट की बात की जाए तो 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्रांति का जो एक शिशु था उससे खुद बागडोर अपने हाथों में ले ली और उसने घोषणा की थी सम्राट बनकर 1804 में कि मैं क्रांति के विचारों को संरक्षित रखूंगा और क्रांति को उस चरण में ले जाऊंगा जब पूरे यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश बनकर खड़ा होगा फ्रांस। और इस तरह क्रांति के दौरान उससे ईसाई धर्म के प्रतीकों को हटाने के लिए एक नया कैलेंडर भी जारी कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट को भी हम देखेंगे अगले चैप्टर में। कुछ तिथियां हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले 175 वर्षों के बाद 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक हुई थी। 17 जून 1789 में तीसरे स्टेट द्वारा राष्ट्रीय सभा की घोषणा कर दी गई। 14 जुलाई को बास्तिल के किले का पतन कर दिया और क्रांति प्रारंभ हो गई। 26 अगस्त 1789 को मानव अधिकारों की घोषणा कर दी गई। 1795 में संविधान का प्रारूप तैयार करके हुए संवैधानिक राजतंत्र तैयार किया गया। 21 जनवरी 1793 को लुई सोल्वे का गिलेटिन पर वध कर दिया गया। 1793 से 94 तक रॉबेस्पियर के आतंक का काल रहा और 1794 में रॉबेस्पियर की भी मृत्यु हो गई। 1795 से 1799 तक डायरेक्ट ली का शासन रहा और 9 नवंबर 1799 में क्रांति का अंत करते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने सारी पावर अपने हाथों में ले ली। और इस तरह ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिए। जब फ्रांस की क्रांति हुई, लुई 16 था और असफल राजा 1793 में इसे भी गिलिटिन पर चढ़ा दिया गया। मैरी एंटोवेना ये रानी थी, केक खा ले, ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। जनता रोटी के लिए मांग कर रही है, भाई साहब मैडम जो है वो केक खाने की बात कर रही है। रॉबेस्पियर ने आतंक का काल चुना। मिराबो ने संविधान का निर्माण किया। दातो और मरात जो है वो क्रांतिकारियों के नेता बने। आलप दी गुज महिला अधिकारों का समर्थन करने वाली हैं और नेपोलियन क्रांति के बाद सत्ता में आया हुआ व्यक्ति है। नेपोलियन बोनापार्ट के लिए मैं अगला लेक्चर लूंगा जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताऊंगा। ये हमारी टीम है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, जो बहुत सारे एग्जाम गवर्नमेंट के होते हैं उनकी प्रिपरेशन कराने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। आप चाहें तो हमारी ऑफलाइन बैचेस और ऑनलाइन बैचेस जो हैं वो देख सकते हैं और ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है जहां पर आकर आप हमसे मिल सकते हैं और जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए आप किस रणनीति के साथ आगे बढ़े इसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ उड़ान एकेडमी से मैं सुमित मंगल, जय हिंद, जय भारत।